नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाई अभिषेक पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज है उसे। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्या है कि सभी तक जो है ये क्लास पहुंच सके। और साथ ही आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार से जो वीडियो है वो मिलती रहे। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो स्वतंत्र भारत में राजनीति की जो आपकी किताब है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो उसके बारे में जो है पूरा चैप्टर रहेगा, तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसे कि मैं आपको जो है चैप्टर की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, पहले जो है एनसीईआरटी की थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको जो है अच्छी तरह से उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि क्या है आपको जो है एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो आसानी से समझ आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। वह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप इस बारे में अवगत ही होगा आपको कि जो है हमारा देश 15 अगस्त को जो है आज़ाद हुआ था। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के समय जो है संविधान सभा के एक विशेष सत्र को यानी कि संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है यानी कि जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी है, तो उन्होंने भाषण दिया था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट भाषण है, आप इसको जो है कॉपी में लिख लें, ताकि क्या है कि ये आपकी जो परीक्षा में एमसीक्यू टाइप या जो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है तो उसमें आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान की जो है जनता को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी कि आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तिका में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो 1857 की क्रांति, उसके अलावा भी गांधी जी द्वारा भी कई सारे आंदोलन किए गए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे कई सारे जो आंदोलनों के बाद जो है हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी मिलने के बाद हुआ क्या, आज़ादी मिलने के बाद भी जो है समस्या आती है, तो उसी समस्या के बारे में जो है अपन इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समस्या आती है कि भारत में जो है एकता के सूत्र में गढ़ने की, यानी कि जो भारत में इतनी विविधताएं हैं, भारत जो इतनी विविधताओं से परिपूर्ण देश है, तो उसमें जो है एकता के सूत्र में गढ़ने की आपकी जो पहली समस्या या चुनौती आती है। तो देखते हैं, यह कहना आसान काम नहीं होगा कि जो कठिन परिस्थितियों में हमारे जो हिंदुस्तान का जन्म हुआ, यानी कि भारत का जन्म जो है बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में हुआ, और जो भारत को अलग करने की मांग जो है मुस्लिम राष्ट्र के जो नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी, कि जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग। तो उसके बारे में अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये त्रासदी भरा काल था, और ये जो है अभूतपूर्व हिंसा व विस्थापन, यानी कि एक ही जगह पर जो है लोग बाग अलग अलग जगह पर पहुंच गए, उसके अलावा जो है कहीं त्रासदी हुई, विस्थापन हुआ। तो इस प्रकार से जो है उथल पुथल का देश था। तो इस प्रकार से जो है इसमें पिक्चर दी हुई है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट जो है वो भाषण दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 3 चुनौतियाँ, तो 3 चुनौतियाँ क्या थी। तो पहली चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में गढ़ने की, यानी कि भारत इतना बड़ा देश है, उसके अलावा जो इसमें कई सारी भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, उसके अलावा भी खाने पीने की विविधताएं और रहने खाने की सभी प्रकार की जो भारत में विविधताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है भारत को गढ़ने की थी कि लोग बाग कैसे जो है एडजस्टमेंट बिठा पाएंगे। तो इसी के संबंध में जो है इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो प्रथम तौर पे वह तात्कालिक चुनौती यह थी कि एकता के सूत्र में बंधे भारत को गढ़ने की थी, जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत सरकार अपनी विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था, और यह अलग अलग बोली बोलने वाले थे, यहाँ की संस्कृति अलग थी, उसके अलावा यहाँ का खान पान, यहाँ के धर्म के अनुयायी अलग थे। आमतौर पर यही माना जाता है कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश जो है ज़्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह पाएगा, यानी कि कई सारे लोग भी ऐसा कहने लगे थे कि जो इतनी विविधताएं तो लोग बाग एक साथ रह ही नहीं पाएंगे, यानी कि एकजुट हो ही नहीं पाएंगे, तो भारत का जो है विभाजन पुनः हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो भारत है एकता के सूत्र में गढ़ चुका है, जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं। देश के विभाजन के साथ ही लोगों के मन में समय आशंका ने जो है सच साबित हुई कि भारत के भविष्य को लेकर जो है गंभीर सवाल खड़े होने पड़े, यानी कि भारत के जो भविष्य को लेकर गंभीर सवाल जो है खड़े होने लगे, और भारत क्या रह पाएगा, तो इस बारे में जो है कई सारे लोग बाग कहने लगे। तो इस प्रकार से थी ये पहली चुनौती। जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि पहली चुनौती क्या थी, भारत को एकता के सूत्र में गढ़ने की। भारत में इतने सारी विविधताएं पाई जाती है, खान पान की विविधता, उसके अलावा भाषा, धर्म, तो इस प्रकार से जो है भारत कई सारी विविधताओं से भरा देश था, तो इनको जो है एकता के सूत्र में गढ़ने की। उसके अलावा बात करें दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी, क्योंकि उस समय जो है अधिकतर जो जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी कि अधिकतर जनता थी अनपढ़, तो इसलिए जो है लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी।
कि उनको जो है वोटिंग करना नहीं आता था। उसके अलावा जो है वोटिंग करना समझा भी दिया जाए तो भी उनके जो है घर वाले उन्हें बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि जो महिला हैं और जो बालिकाएं उनको जो है घर वाले बाहर निकलने नहीं देते थे। और कई बार जो नाम पूछते हैं तब भी जो है वो नाम गलत बता देते हैं। तो इस प्रकार से जो है चुनाव कराने की जो है समस्या थी। तो ये इसके बारे में अपन सेकंड चैप्टर में चर्चा करेंगे। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम करने की थी। जैसा कि आप भारतीय संविधान में पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में जो है संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को जो है मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान होना जरूरी है, यानी कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए एक संविधान होना जरूरी है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। सबसे पहली चुनौती भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार में जो है चलन आए। तीसरे नंबर की चुनौती क्या थी? आर्थिक विकास करने की थी। तो उसके बारे में देखते हैं कि तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जो समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबकों का। तो इसलिए जो है भारत ने मिलीजुली अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें क्या है कि थोड़ा बहुत ऐसा है कि भारत में कुछ चीज़ सरकार अपने हाथों में रखेगी और कुछ चीज़ जो है आम जनता को दे देगी। तो इस प्रकार से जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है वो कुछ प्राइवेट है और कुछ सरकारी है, उसके अलावा स्कूल कुछ प्राइवेट है कुछ सरकारी। तो इस प्रकार से जो है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो अपनाई गई। और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को जो है विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति को पूरा करना जरूरी है। असल में चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीति को तैयार करने की थी। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की है कि जो है 3 चुनौतियाँ क्या थी। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो आगे आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। तो संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने में हमें किस दिशा तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों का जो है अपन जानकारी लेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कि जो है आज़ादी के तुरंत बाद जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में इस बात में जो है चर्चा करेंगे कि उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जो आज़ादी के संदर्भ में प्रदान की गई है। इससे हम समझने में मदद मिलेगी कि जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये चर्चा करेंगे। तो यहाँ जाता है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक देश नहीं बल्कि जो है 2 देश अस्तित्व में आए थे। एक तो था क्या? पाकिस्तान, एक था भारत। तो आपके जो छोटे क्वेश्चन में आ सकता है 14-15 अगस्त को एक राष्ट्र नहीं बल्कि जो है 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए। एक ऐसा विभाजन हुआ जिसने जो है ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तिका में पढ़ा होगा कि राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा कि जिसके फलस्वरूप जो है 2 भूभाग रेखांकित थे और जो है बीच में सीमा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो मुस्लिम लीग के जो नेता मोहम्मद अली जिन्ना है उसके द्वारा जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यूँ था कि कुछ लोग जो है भारत में रहेंगे और जो हिंदू है वो भारत में रहेंगे और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। लेकिन जो है कुछ लोग जो है पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे आप इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो उस्मान गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो वो भी इस फैसले के जो है विरोधी थे। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे में कई प्रकार के बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई और जो है पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। विभाजन की प्रक्रिया हुई तो इसमें क्या हुआ, जो एक भूभाग है जिसे इंडिया नाम दिया, इंडिया फैसला हुआ। अब इस भूभाग को जो है इंडिया नाम से जाना जाने लगा। भारत और पाकिस्तान नाम के जो है 2 देश के बीच में जो है ये बंटवारा हो गया। यह विभाजन दर्दनाक था क्योंकि जो है इसमें विस्थापन हुआ और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए। इस हाल में अमल में लाना यह भी कठिन था और यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन बनाकर जो है ये कार्य किया जाए, यानी कि धार्मिक बहुसंख्या को जो है विभाजन का मेन आधार बनाया गया। तो आपसे जो है छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है विभाजन किस आधार पर हुआ, तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, यानी कि जिस स्थान पर मुस्लिम अधिक है तो उसे पाकिस्तान नाम दिया गया और जिस स्थान पर जो है हिंदू अधिक है तो उसे हिंदुस्तान या भारत नाम दिया गया। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे उन्हें पाकिस्तान और भूभाग शेष हिस्से के जो है भारत की कहलाए। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक न हो। ऐसे में 2 इलाके जो है वो मुस्लिम आबादी के थे। इसमें एक इलाका तो पश्चिम
में था और दूसरा पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इस फैसले को देखते हुए पाकिस्तान को 2 इलाकों में शामिल किया गया, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच में जो है भारतीय भूभाग का जो है बड़ा हिस्सा रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो आप जानते ही हैं कि जो बांग्लादेश है तो फिर वो भारत के अंदर आ ही गया था। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल का इलाका जो है पाकिस्तान में जाने को राजी हो गया। ऐसा भी नहीं था, जिसमें मैंने आपको बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्वाचित नेता थे। उनकी प्रसिद्धि जो है सीमांत गांधी के रूप में देखी जाती है। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ऐसे में सहयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को जो है पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम प्रांत पंजाब और बंगाल अनेक हिस्से में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले लोग थे। ऐसे में फैसला यह हुआ कि इन दोनों प्रांत में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसमें जिले अथवा उच्च निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। और 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब यह था कि आज़ादी के दिन तक भी जो है लोगों को यह पता नहीं पड़ पाया कि हम जो है किस देश में हैं। फिर उसके बाद में मध्यरात्रि बाद जो है बंटवारा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को पता नहीं था और भारत या पाकिस्तान में है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा भी विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी शामिल हुआ या साबित हुआ। इसी से जुड़ी जो है एक और समस्या खड़ी हो गई अल्पसंख्यक की, कि जो है कुछ हिंदू लोग जो है वो पाकिस्तान में रह गए तो जो है वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कहलाए, और जो कुछ मुसलमान भारत में रह गए तो वो अल्पसंख्यक कहलाए। तो इससे जो है एक समस्या अल्पसंख्यकों की भी खड़ी हो गई। इलाके में पाकिस्तान में वहाँ लाखों लोगों को जो है हिंदू व सिख आबादी में था। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक ही तरह सोच सांसद में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने घर में ही विदेशी बन गए। यानी कि विदेशी कैसे बने कि जो है भारत का जो है विभाजन मध्यरात्रि में हुआ। जो है लोग अपने ही देश में क्या हो गए, विदेशी हो गए। जिस ज़मीन पर वो रहते थे तो वो ज़मीन अब उन्हें छोड़कर जानी पड़ रही थी। तो इस प्रकार से जो है ये लोग विदेशी हो गए। वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यक पर हमले होने लगे और कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग जल्दीबाजी में नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा घटना अस्थायी है और जल्द ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और जो है हिंसा बहुत अधिक फैलने लगी, एक दूसरे को मारकाट होने लगी। तो इस प्रकार से जो है हिंसा अधिक फैल गई और अल्पसंख्यक के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा कि वो कहाँ जाए। इसलिए जो है कई सारे जो है शरणार्थी शिविरों का भी आयोजन किया गया और कई बार तो ऐसा है कि चंद घंटों की मोहलत के भीतर ही ऐसा करना पड़ा कि जो है लोगों ने चंद घंटों की मोहलत में ही अपना जो है घर छोड़ दें। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम की, जो है भारत विभाजन के क्या क्या परिणाम देखने को मिले। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब। साथ ही जो है आप वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।